Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. So in this lecture, case scenario is based on Ind AS 115, which is step number 5, which is related to our satisfaction of performance obligation over period of time. So let us see data given in this scenario. So we are given JAG Limited enters into a contract on 1st April of current financial year to construct a manufacturing facility for Mint Limited at a fixed consideration of rupees 30 lakhs. JAG Limited can earn incentive of 3.75 lakhs if the construction is completed within 24 months. JAG Limited expects the cost to be 16.5 lakhs. तो डाटा ड्रॉ करके हैं तो आपको मेंशन किया है जिसे जो जैग लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन करंट फाइनेंशियल ईयर. So current financial year is starting on 1st April. It will end on 31st March. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो आपने करनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी एक गिवन गया तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है आपका कंसीडरेशन है फिक्स्ड कंसीडरेशन फॉर दिस पर्पज फिक्स्ड कंसीडरेशन इज गिवन जिसको फिक्स्ड प्राइस भी आप कह सकते हैं. रुपये आपको मेंशन किए हैं लैक्स में. फिक्स प्राइस है आपका 30 लैक्स और एक आपको दिया है इंसेंटिव आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल प्राइस विच इज रिलेटेड टू इंसेंटिव. इंसेंटिव की वैल्यू है आपकी 3.75 लैक्स और इसकी कंडीशन है इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड विद इन 24 मंथ्स. और जो टोटल हमारी कॉस्ट है एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स दिस इज गिवन एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी 16.50 लैक्स. फिगर्स आपके लैक्स में चल रहे हैं. So now they are saying at inception of contract, so JAG Limited determines that contract contains single performance obligation satisfied over time. JAG Limited also concludes it is highly probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur. So as the completion of the manufacturing facility is highly susceptible to factors outside the company influence due to exceptionally high rainfall in the region. इट मीन्स इसमें रिस्क ज़्यादा है. इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा 24 मंथ्स में. तो उस केस में जो वेरिएबल कंसीडरेशन है वो हमारा अनसर्टन है. यानी कि गिवन एट 31st मार्च एंडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर. अब करंट फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो रहा है 31st मार्च को. नाउ इट इज गिवन दैट JAG Limited हैज सेटिस्फाइड 65% ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन on the basis of costs incurred to date and concludes that the variable consideration is still constrained due to uncertain weather condition. तो 65% वर्क कंप्लीट हो गया है बट जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो आपका अनसर्टेन है. Then it is given however on 15 April of next financial year कॉन्ट्रैक्ट अब आपने मॉडिफाई कर दिया है. The fixed consideration is enhanced by 2.25 lakh and expected cost increased by 1.20 lakhs. The contract period is also extended by 6 months. Now JAG concludes that it is highly probable that incentive award will be achieved. तो 15 अप्रैल को मॉडिफिकेशन हो गई है और अब आपको लगता है कि जो वेरिएबल कंसीडरेशन है इंसेंटिव वो आपको रिसीव हो जाएगा. सो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तब आपको फिर डिफरेंट MCQ मेंशन किए हैं तो आपने डिटर्मिन करना है. नंबर 1 amount of revenue to be recognized for the current financial year ending on 31st March. Second MCQ है determine the amount of catch-up adjustment to recognize on date of modification of contract that is 15 April of next financial year. फिर आपने देखना है कि एक को कितना प्रॉफिट है आपका करंट ईयर में और कितनी कैचअप एडजस्टमेंट करनी है अपने 15 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट आपका मॉडिफाई हो रहा है. तो लेके से उसका एक टेबल ड्रॉ करके हैं. So first we take a current financial year. This is ending on 31st March. Then we have next financial year on date of modification. This is 15th April. अब पहले देखते हैं कि आपका कॉन्सिडरेशन कितना है. जिस यूबर फिक्स कॉन्सिडरेशन है रुपये आपके लैक्स में चल रहे हैं. तो करंट ईयर में हमारा कॉन्सिडरेशन है फिक्स 30 लैक्स और नेक्स्ट ईयर भी है आपका 30. फिर आपका नेक्स्ट ईयर में जब डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है फिर आपका इंक्रीज भी हो रहा है कॉन्सिडरेशन में.
अब आपका देखो कॉन्सिडरेशन हमारा इंक्रीज हो गया ड्यू टू मॉडिफिकेशन 2.25 लाख, और प्लस आपका इंसेंटिव जो है यहाँ अनसर्टेन है, तो यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे 31 मार्च को, बट मॉडिफिकेशन के टाइम अब आप सर्टेन हो गए हो, सो दिस विल बी कंसीडर्ड। इंसेंटिव है 3.75, इट मीन्स ये आपका टोटल प्राइस आ जाएगा कंसीडरेशन, दिस इज 30 लैक्स एंड दिस वन इज 36 लाख। फिर आप देखिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से ये 16.5। फिर आपको देखना है इसमें कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आल्सो 16.5, बट ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है 1.20 लैक्स, तो इट मीन्स अब टोटल कॉस्ट में जाएगी आपकी 17.70, बट हेयर इट इज सेम, इसमें कोई इंक्रीज नहीं है। फिर आपको एक्चुअल कॉस्ट आपने कितनी इनकर की है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है आपकी, तो 31 मार्च को हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे रखी है 65% है, इट मीन्स उसके थ्रू आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट इनकर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो इसमें टोटल कॉस्ट है दिस इज 16.50, तो 16.50 का आप कर दीजिए 65%, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, दिस इज 10.725। अब एक्चुअल कॉस्ट इनकल को ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आपकी सेम ही रहेगी 10.725, बट अब आपकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी इस केस में, बिकॉज टोटल कॉस्ट आपकी चेंज हो गई है, उसकी परसेंटेज आएगी, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 17.7, सो दिस इज मीन 60.6%। अब आप डिटरमिन कीजिए नंबर 1 MCQ जाके 31 मार्च में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए एज ऑन दिस डेट उसमें कितना रेवेन्यू है, कितनी कॉस्ट है, तो देखते हैं देखो 31 मार्च में, और जो आपका नेक्स्ट डेट को मॉडिफिकेशन है, तो एज ऑन दिस डेट व्हाट विल बी रेवेन्यू, तो इस टाइम पे देखो आपका रेवेन्यू आएगा, टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रेवेन्यू प्राइस है ट्रांजेक्शन प्राइस 30, उसका कर लीजिए 65%, उसमें से माइनस कर लीजिए फिर आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो आपने इनकर की हैं, लेकिन सी हाउ मच इज रेवेन्यू ऑन दिस डेट, सो 30 इंटू 65%, इसी 19.5, और आपकी जो कॉस्ट है 10.725, तो बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट इज अगर तो 8.775 रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। ये था देखो MCQ आपका नंबर 1, लेकिन सी सो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 2, उसमें उन्होंने पूछा कि अब आपकी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन को कितनी आपने एडजस्टमेंट करनी है थ्रू कैचअप एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू, तो आप देखिए अब आपकी एक तो परसेंटेज भी चेंज हो गई है, आपका रेवेन्यू भी चेंज हो गया है, अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी अवर न्यू रेवेन्यू, मीन्स रिवाइज रेवेन्यू बनेगा आपका। अब ये बन जाएगा जो नया टोटल रिवाइज रेवेन्यू है अब आपका 36 लाख, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए अब नई परसेंटेज 60.6%। कैचअप एडजस्टमेंट होती है कि पिछले सालों में का जो प्राइस अब रिवाइज हो गया है, कंप्लीशन अब लेते हैं आपको पास्ट ईयर से, पर इसमें कंप्लीशन भी आपकी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट, तो इसमें पर ये पास्ट ईयर की ही कंप्लीशन मानी जाएगी, तो इस परसेंटेज को अप्लाई कीजिए अब जो नया प्राइस है आपका, तो दिस इज 36 इंटू 60.6%, तो दिस विल बी 21.816। अब इतना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करना है इस डेट को, बट उसमें से आप पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 19.5, वो लेस कर लीजिए 19.50, तो ये आपकी आ जाएगी कैचअप एडजस्टमेंट, तो दिस इज कैचअप एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू, तो इट मीन्स इतना रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा एज ए डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ड्यू टू चेंज इन ट्रांजेक्शन प्राइस, तो दिस अमाउंट इज कमिंग 2.316 lakhs rupees. So now you can see which option is correct. Answer is तो सेकंड जो MCQ है आपका कैचअप एडजस्टमेंट, आंसर इज ऑप्शन नंबर C।
In this lecture, we have discussed a case scenario based on step number 5 of India's 115, which is related with the satisfaction of performance obligation over period of time with the help of input method. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।